सिविल सेवा की तैयारी में कंटिन्यूटी मांगती है और कम से कम 5 से 6 घंटा आप रेगुलर निकाल सकते हैं। जब आप कोई बड़े रिस्क लेते हैं या बड़े डिसीजन लेते हैं तो उसमें आप नज़ीर बनते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हमारे साथ पवन पटेल सर हैं। सर का सिलेक्शन यूपी पीसीएस 2022 में डीएसपी की पोस्ट पर हुआ है। तो चलिए आज के इस वीडियो में सर से जानेंगे, इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, साथ साथ इन्होंने कैसे तैयारी अपनी की। तो सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। सर, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपका बचपन से लेकर अभी तक का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा, क्या पढ़ाई रही आपकी? एजुकेशन बैकग्राउंड मेरा कॉमर्स से इंटर हुआ। उसके बाद मैंने बीकॉम कॉमर्स से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ 2014 में। उसके बाद मैंने करीब 2.5 वर्ष बैंक ऑफ बड़ौदा में एज ए कैशियर के पद पर जॉब किया। 2017 में मैंने जॉब छोड़ी और 17 के बाद से मैं यूपी पीसीएस की तैयारी में लगा हुआ था और मेरा ये 5वां प्रयास था। एक बार मेरा प्री नहीं हुआ और ये मेरा कंटिन्यू तीसरा इंटरव्यू था जिसमें मैं फाइनली सिलेक्ट हुआ। होम डिस्ट्रिक्ट क्या पड़ता है सर? सर, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट। तो सर, जब आप जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, उसके बाद आप फिर तैयारी मतलब यही सिविल की कर रहे थे या फिर बैंक की तैयारी करके वहाँ पर सिलेक्शन लिए थे? सर, मेरा 2014 में मैं पास आउट हुआ। उसी साल मैंने बैंक का पेपर दिया आईबीपीएस के थ्रू। आईबीपीएस 2014 आईबीपीएस बैच 4 मेरा उसी साल सिलेक्शन हो गया और मैंने 2015 में मैंने ज्वाइन कर लिया और 15 के बाद फिर मैंने 17 तक वहाँ रहा और सितंबर 2017 में मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया और उसके बाद से मैं तैयारी में हूँ। सर, बहुत सारे बच्चे तो स्पेशली बैंक की तैयारी भी करते हैं। तो आपका सिलेक्शन होने के बाद आपने जॉब भी की, तो क्या रीज़न रहा छोड़ने का? रीजन में मुख्य रूप से ये रहा कि जब ग्रेजुएशन के दौरान ही एक मन में ये बन गया था कि सिविल सेवा के क्षेत्र में जाना है, किंतु कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थीं जिसमें पूरे डिसीजन मन के नहीं हो पाए और फाइनली मुझे बैंक ज्वाइन करना पड़ा। और जब परिस्थितियाँ सही हुई और मेंटली रूप से मैं पूरी तरह प्रिपेयर हुआ कि अब मैं इसमें एंट्री करने के लिए मैं पूरी तरह से प्रिपेयर हूँ, तो मैंने 17 में फाइनली डिसीजन लिया। सर, बहुत सारे छात्र हमारे साथ जुड़े जो कि कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, चाहे पार्ट टाइम करते हैं, चाहे किसी तरीके अपनी जॉब करते हैं, थोड़ा बहुत टाइम अपना जॉब को देते हैं। तो वो उन लोग का कमेंट्स रहता है कि मतलब जॉब के साथ तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं। आपने जॉब तो छोड़ दी, लेकिन जॉब छोड़ने के बाद मतलब ये कोई कर रहा है तो कैसे कर सकता है? मैं देखिए, ये चैलेंजेस मेरे साथ भी रही हैं। मुझे भी करना था लेकिन 3 साल करीब इस डिसीजन को लेने में लगा 2015-17 तक कि फाइनली कैसे किया जाए ये, क्योंकि सिविल सेवा की तैयारी में कंटिन्यूटी मांगती है और समय भी आपको रेगुलर देना पड़ता है। कम से कम 5 से 6 घंटा आप रेगुलर निकाल सकें। लेकिन मेरी बैंक जॉब थोड़ा सा ज़्यादा बिजी थी और सुबह से लेकर शाम तक मैं तो पूरी तरह एग्जॉस्ट और शाम को मैं पढ़ नहीं पाता था। और मेरा बैकग्राउंड भी कोई जीएस वाला कुछ विशेष नहीं था। मैं कॉमर्स से स्नातक था और ज़्यादा तैयारी में भी नहीं रहा और तुरंत मेरा जॉब जल्दी लग गया था। तो फाइनली मुझे ये था कि मैं अपना पूरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तभी कर पाऊंगा जब मैं बैंक छोड़ूंगा। तो मुझे लगता था कि मुझे अपना पूरा परफॉर्मेंस करना है, तो इसके लिए मुझे कुछ क्विट करना पड़ेगा। सर, आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया और आपका बैकग्राउंड भी नहीं रहा था कि आपने हिस्ट्री पढ़ी हो कभी या फिर जियोग्राफी पढ़ी हो। तो ये डिसीजन जब आपने लिया, तो जब आप तैयारी कर रहे थे तो बीच में ऐसा आपको नहीं लगा कि हमारी इतना अच्छा जॉब थी, छोड़कर चले आए, गलत किया? सर, ये एकदम नहीं लगा और मैं बहुत ही खुश था कि मतलब मैंने जॉब छोड़ के एक अच्छा डिसीजन लिया। क्योंकि देखिए, जब आप कोई बड़े रिस्क लेते हैं या बड़े डिसीजन लेते हैं तो उसमें आप नज़ीर बनते हैं। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो निगेटिव नज़ीर बनेंगे, लोग कहेंगे कि ऐसा मत करना। लेकिन कहीं कहीं ये मोटिवेशन ये भी था कि हम नज़ीर पॉजिटिव भी बन सकते हैं, कि बाकी हमसे मोटिवेशन लेंगे लोग और कुछ नया और अच्छा रिस्क लेंगे और जाएंगे कि अच्छा उस व्यक्ति ने किया है तो हम भी कर सकते हैं। मुझे लगता था कि ये एक पॉजिटिव मोटिवेशन होगा मेरे लिए भी है और लोगों के लिए भी है कि ये लोग मुझे मतलब इसलिए जानेंगे कि हम भी ऐसा कर सकते हैं और रिस्क ले सकते हैं। हर व्यक्ति के अंदर क्षमताएं होती हैं, कुछ परिस्थितियों की वजह से भी वो व्यक्ति नहीं कर पाता है, तो आप कभी भी डिसीजन ले सकते हैं सही समय पे। सर, अब जब शुरुआत में दिल्ली आए तो उसके लिए आपने कहीं गाइडेंस वगैरह लिया या कोचिंग वगैरह कहीं किए थे या किस तरीके से तैयारी रही? जी सर, मैं सितंबर 2017 में जब यहाँ आया तो मैंने दृष्टि में एडमिशन लिया और करीब 2019 तक मेरी कोचिंग चली और बस उसके बाद फिर मैंने सेल्फ स्टडी की कोचिंग के बाद। तो पीसीएस के जो आपने इससे पहले अटेम्प्ट दिए हैं, तो उनमें क्या चीज़ें रही हैं सर? 2018 में मेरा पहला अटेम्प्ट था जो कोचिंग की शुरुआत में ही मैंने दिया। शुरुआत में पूरे सब्जेक्ट मैंने ना पढ़ के दिया, तो मेरा कुछ ही मार्क्स से खैर नहीं हुआ, लेकिन मेरी पढ़ाई पूरी ना होने के कारण, रिवीजन ना होने के कारण नहीं हुआ। 19 में मैंने अच्छे से रिवीजन किया और सिलेबस को पूरा कवर किया और मेरा पहला प्री 19 में निकला। और लेकिन मेंस अच्छे से तैयार ना होने के कारण मेरा
और लॉकडाउन में कुछ चैलेंजेस होने के कारण मैं पढ़ नहीं पाया अच्छे से, तो नहीं हुआ। फिर उसके बाद मेरा 2020 मेरा पहला इंटरव्यू हुआ, उसके बाद से मेरा ये तीसरा इंटरव्यू था 2020 और 21 और 22। इसके बाद सर जब आपने जैसे प्री की तैयारी जब आप कर रहे थे तो क्या खास रणनीति आपकी रहती थी, क्योंकि आपने कोचिंग तो की थी, कोचिंग के अलावा आप क्या एक्स्ट्रा करते थे आप? कोचिंग के टाइम पे मैंने कुछ विशेष एक्स्ट्रा नहीं किया, और इसी का कारण था कि मेरा प्रीलिम्स 2018 में नहीं हुआ। मैं कोचिंग सेंट्रिक शुरुआत में आया, और मुझे लगा कि क्यों कोचिंग में जितना पढ़ा देते हैं या जितना लिखा देते हैं केवल वही पढ़ के हम बन जाएंगे, हमारा प्री निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कुछ अपना भी एफर्ट लगाना पड़ेगा, और चीज़ों को सिलेबस को मिनिमाइज करना पड़ेगा ताकि रिवीजन कर सकें। और बहुत सारी कुछ बुक्स हैं जो एक्स्ट्रा कोचिंग के अदर देन भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि कोचिंग में नोट्स जो बनवा दिए क्लास नोट्स के अलावा, तो जो मेन बुक्स हैं जो रेफरेंस बुक हैं, जैसे कि पॉलिटी में नोट्स बनने के अलावा भी, जैसे हमने लक्ष्मीकांत पढ़ी या स्पेक्ट्रम पढ़ी हिस्ट्री के लिए। और उसके बाद फिर फैक्ट्स की कमी थी, फैक्ट्स कमजोर वीक होने का वो घटना चक्र से पूरा हेल्प मिला। तो घटना चक्र के कारण मतलब फैक्ट्स अच्छा थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ, जिससे मतलब पीटी में कॉन्फिडेंस हुआ कि अब प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। और फाइनली फिर उसके बाद मेरा 2019 के प्रीलिम्स नहीं रुका, और तब से कंटिन्यूस मेरा नहीं रुका कभी। तैयारी का माध्यम क्या रहा सर? सर मेरे हिंदी मीडियम रहा। हिंदी मीडियम के जो छात्र होते हैं तैयारी करने से पहले उनको डर ये लगा रहता है कि हिंदी मीडियम का जो सिलेक्शन है वो कम हो रहा है, इंग्लिश वालों का ज़्यादा होता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों आप लोग के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना था, इसलिए वीडियो को बीच में रोकना पड़ा, इसके लिए माफी चाहेंगे। दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स की हाई डिमांड को देखते हुए पीडब्ल्यू ने ओनली आईएएस के साथ मिलकर अपना फाउंडेशन बैच सक्षम 3.0 लॉन्च कर दिया है। तो दोस्तों यदि आपका भी सपना है पीसीएस अधिकारी बनने का, तो आप भी अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों सक्षम 3.0 बैच 69 बीपीएससी तथा यूपीपीएससी 2024 के लिए फाउंडेशन कोर्स है। इस कोर्स में अपडेटेड सिलेबस के साथ बाइलिंगुअल क्लासेस चलेंगी। लोकेश सर, वरुण सर, दीपक सर और बहुत सारे एक्सपर्ट टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। इसके साथ साथ फ्री क्लास नोट्स और मंथली मैगजीन्स भी प्रोवाइड कराई जाएगी। दोस्तों ये बैच स्टार्ट होगा 1 जून 2023 से, और अभी इसका फीस रखा गया 3,999 रुपये। और दोस्तों यदि आप लोग स्क्रीन पर दिया गया हमारा कूपन कोड यूज करेंगे तो आप लोग को 999 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। दोस्तों मुझे तो ये सबसे अच्छा मौका लगता है फाउंडेशन से अपनी तैयारी स्टार्ट करने का। तो अब देर किस बात की, पीडब्ल्यू का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए और अपनी क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। हिंदी मीडियम के जो छात्र होते हैं तैयारी करने से पहले उनको डर ये लगा रहता है कि हिंदी मीडियम का जो सिलेक्शन है वो कम हो रहा है, इंग्लिश वालों का ज़्यादा होता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर इसमें पूरी तरह तो मैं सहमत नहीं हूँ। हाँ, प्रेजेंटेशन के मामले में थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम में कहीं ना कहीं है अंतर। वो बच्चे थोड़ा सा टेक्निकली रूप से थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करते हैं, और उनका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, जिसमें कुछ माध्यम उसमें मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन हिंदी मीडियम के भी बच्चे अच्छे मार्क्स पा रहे हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि बहुत अच्छे मार्क्स इंग्लिश मीडियम से भी ज़्यादा मार्क्स पाए हैं। आप ऐसे में एफर्ट करके, हिंदी में एफर्ट करके आप और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और हिंदी मीडियम में भी अब इंग्लिश मीडियम की तरह प्रेजेंटेशन और मतलब क्वेश्चन के आंसर्स का जो प्रोफार्मा रहे, जो उसका प्रारूप रहे, उसको अच्छे से जब आप लिखेंगे तो नंबर मिलेगा डेफिनेटली। सर आप हिंदी मीडियम से थे तो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने को लेकर काफ़ी सारे लोग का डाउट होता है, कौन सा पढ़ें, इंग्लिश वाला पढ़ें या फिर हिंदी वाला पढ़ें तो कौन सा पढ़ें? सर मैंने कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। अच्छा, कोई नहीं। और मंथली मैगजीन वगैरह कुछ? मंथली मैगजीन विजन का जब सर पीटी 65 और पीटी मेंस के टाइम पे मेंस 65, और प्रीलिम्स के लिए मैंने घटनासार की जो अर्धवार्षिकांक है घटनासार मैंने पढ़ी स्पेशल रूप से प्रीलिम्स के लिए। जो कंपाइलेशन आता है पूरा ईयर? जी, ईयर का भी पढ़ा। जब घटनासार के जितने पब्लिकेशन आते हैं, जो साल में करीब 4 बार वो निकालता है, तो मैं पूरे पढ़ता था उसको। और सर मेंस को लेकर क्या खास रणनीति आपकी रहती थी, मतलब किस तरीके से तैयारी रही आपकी? मेंस के लिए स्पेशल रूप से मेरा पूरा प्रोफार्मा और मतलब स्ट्रक्चर, आंसर की स्ट्रक्चर पे मैं ध्यान देता था। मैंने बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग नहीं की, ना के बराबर ही की है, लेकिन मेंस का आंसर राइटिंग करने से एक क्वालिटेटिव मतलब इम्पैक्ट पड़ता है, और जो रेगुलर लिखने से आपका स्पीड और टाइम मैनेजमेंट अच्छा होता है। तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं थी टाइम मैनेजमेंट में। तो मैंने क्वेश्चन पे कंटेंट और मेन उसके प्रेजेंटेशन पे मेन ध्यान दिया। मैंने बहुत ज़्यादा आंसर लिखे नहीं, ना के बराबर आंसर लिखे हैं मैंने। तो इसमें कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आंसर आप लिख के ही सेलेक्ट होंगे, तो ऐसा ये मिथ है। उसका फ़र्क पड़ता है, पॉजिटिव फ़र्क पड़ता है, लेकिन जब आप कम आंसर लिख के उसका एनालिसिस अच्छे से आप करिए और उसका स्ट्रक्चर क्वेश्चन का अच्छे से करिए, आप कम आंसर लिख के भी अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। टेस्ट सीरीज वगैरह मतलब लगाते थे कि नहीं?
जी सर, मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगाई कभी। और इंटरव्यू के हम उस पे बात करें तो इंटरव्यू के लिए आपने कहीं गाइडेंस वगैरह लिया था या किस तरीके से इंटरव्यू की तैयारी रही सर? जी सर, इंटरव्यू का मैंने अपना स्वयं का बायोडाटा, चूँकि मैं जॉब में रहा हूँ तो जॉब की चैलेंजेस और उसके संगठन का पूरा जो कि कार्य और उसका नेचर और ये सब चीज़ों के बारे में ही मैंने अच्छे से अपना रेडी किया। और किसी विशेष कोचिंग से मैंने इंटरव्यू के लिए स्पेशल वो नहीं किया। मॉक इंटरव्यू वगैरह दिए थे कि नहीं? जी सर, मैं नहीं दिया था। तो क्या रीज़न रहा कि आपने मॉक इंटरव्यू नहीं दिया? क्योंकि बहुत सारे लोग जब इंटरव्यू देने जाते हैं उससे पहले उनको लगता है कि मॉक इंटरव्यू देना जरूरी रहता है। सर मॉक इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता कि वहाँ जो क्वेश्चन पूछेंगे सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। मॉक इंटरव्यू देने का मेन मकसद ये होता है कि आपके अंदर झिझक जो है सामने बात करने की और अपने प्रेजेंटेशन की एक जो क्षमता है वो थोड़ा सा निखरे और आप चीज़ों पे एक बेहतर जवाब दे सकें, क्योंकि वहाँ परिस्थिति जन्य क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आप जिस पे आप दबाव महसूस ना करें। जी सर हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं तो उनको आपका कोई सजेशन या मैसेज रहेगा कि किस तरीके से अपनी तैयारी करें? देखिए, जैसा कि मैं कुछ नया नहीं बताने वाला, यहाँ तो लगभग लगभग मेरे से पहले भी बहुत सेम चीज़ें बता चुके हैं बहुत टॉपर्स। तो ये है कि रिवीजन पे मेन फोकस रखें, अपना सोर्सेज लिमिट रखें और अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छा रखें और पढ़ने के अलावा भी जो चीज़ें हैं उन पर भी फोकस रखें, क्योंकि जब बाकी चीज़ें फोकस रहेंगी तो उसके डोमिनो इफेक्ट की तरह आपका पढ़ाई पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो बाकी चीज़ें स्किप करके, जैसे कि आप नियमतः आप सोए ना, आपका सुबह रात में लेट नाइट सबका अलग अलग होता है, तो थोड़ा सा अपने बाकी चीज़ों पे भी ध्यान दें तो अपने आप पढ़ाई का जो शेड्यूल है वो सुधर जाता है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए और भविष्य की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। जी जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप लोग का कोई सजेशन या सुझाव होता है तो वो भी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।